बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हम इसमें देखेंगे कि कैसे जो है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव हो सकते हैं या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव हो सकते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम मुख्तसर एक वीडियो में इसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले मैं उसी तरह से डिवाइड करूँगा 2 हिस्सों में, जैसे मैंने जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, बिल्कुल उसी तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो अ, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को। पहली हम जो है वो स्केलर्स के लिए करेंगे और दूसरी वेक्टर्स के लिए। तो फर्स्ट फेज़ में स्केलर्स की बात की जाए, तो अगर आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ मौजूद हों, यानी कि उसमें 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? उसमें r होता है, उसमें थीटा होता है और उसमें फाई होता है। तो अगर आपके पास r, थीटा और फाई की वैल्यूज़ मौजूद हैं स्केलर वैल्यूज़, तो फिर आप उसके स्केलर वैल्यूज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम की x, y, z की मालूम कर सकते हैं। और वो कैसे? r जो है वो इक्वल है सॉरी x इक्वल है r sin थीटा cos फाई के, ऐसे y इक्वल है r sin थीटा sin फाई के और z इक्वल है r cos फाई के। तो बड़े आराम से आप जो है वो ये कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास x, y, z में वैल्यूज़ मौजूद हों और आप जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हो, तो r अगर मालूम करना चाहते हैं, तो r जो है वो इक्वल है आप x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लें तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। और याद रखिएगा r की वैल्यू हर सूरत में जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा या 0 हो सकती है या 0 से कोई बड़ा नंबर हो सकता है। इसी तरह जो थीटा है, थीटा जो है वो मालूम करना अगर चाहते हैं तो आपको कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा। किसका? ये आपको लेना पड़ेगा ज़ेड ज़ी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वैल्यू आप निकाल लें, फिर आप उसका कॉस इनवर्स ले लें तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह फाई जो है वही तरीका है पुराना, जैसा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने फाई मालूम किया था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी फाई जो है वो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल है और यहाँ पे भी उसी तरह से कन्वर्जन हो रही है। तो ये बहुत सिंपल है। थीटा की वैल्यू भी जो है ना 0 से 180 डिग्री के दरमियान में हो सकती है। याद रखें, ये की बात है और वो ये है कि ये बात जो आपका फाई है, फाई आपका 0 से 360 तक होगा, ठीक है? फाई की वैल्यू 0 से 360 तक टोटल डिग्रीज़ होगी, लेकिन थीटा की वैल्यू सिर्फ़ 0 से लेकर 180 तक होगी। इसकी वैल्यू डबल करें तो ये 2 स्फीयर्स बन जाती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ये जो फाई है, ये आप ऐसे समझें कि ज़मीन में आप हॉरिज़ॉन्टली अलोंग इक्वेटर हैं, तो अगर आपका चक्कर जो है, फ़र्ज़ करें किसी कंट्री से शुरू होता है, बिलफ़र्ज़ मलेशिया से शुरू शुरू होता है और आप पूरी ज़मीन का चक्कर काट के वापस मलेशिया पहुँचेंगे, तो आपका फाई मुकम्मल होगा। यानी 360 डिग्री पूरा आप रोटेट करेंगे, तो फाई में तो सारी डिग्रीज़ होंगी। लेकिन जब आप थीटा की बात करेंगे, तो थीटा मेज़र करते हुए आप क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल आएँगे, तो सिर्फ़ अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल आएँ तो आप सिर्फ़ 180 डिग्री मूव होते हैं। अगर कोई कहे कि मैं वापस साउथ पोल से फिर वापस नॉर्थ पोल जाऊँगा तो ये फिर डबल हो जाएगा। तो लिहाज़ा अगर पूरे 360 डिग्री थीटा में भी डाल दिए जाएँ और फाई में भी डाल दिए जाएँ तो ये बेसिकली 2 स्फीयर्स के इक्वल हो जाता है। लिहाज़ा थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री होगी और फाई की जो है मुकम्मल फुल डिग्रीज़ होंगी। और यहाँ पे वही बात की गई है कि r जो है एक नॉन नेगेटिव है और थीटा इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द रेंज ऑफ 0 टू 180। थीटा जो है वो 0 से 180 डिग्री तक ही हो सकता है। और एंगल्स के आपको कोऑर्डिनेट्स का पता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स में जानी चाहिए और वो चली जाती हैं अगर आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त हो तो। अब अगर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ बिल्कुल वही मामला है जो पहले दरपेश आया था। आप लाज़मी तौर पर जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो है, जिसमें मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात की है, वो लाज़मी देखें। उससे आपको मज़ीद हेल्प मिलेगी। और आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स के साथ पूरे-पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, तभी आप जाके जो है वो वाले पूरे वेक्टर्स उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर अचीव कर सकते हैं। तो लिहाज़ा जब आप यूनिट वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन वेक्टर्स के अंदर उनके अपने भी जो है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने अ,
ए आर, ए थीटा और ए फाई जो हैं ये आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो हैं कंपोनेंट्स हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर आपने ए आर को मल्टीप्लाई करवाना है एक वेक्टर के साथ जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो वहां जाहिर है ए जेड, ए एक्स, ए वाई से ये मल्टीप्लाई होगा। तो लिहाजा अब ये जो इनका डॉट प्रोडक्ट है ये क्या वैल्यू बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लर्न करने का आसान तरीका ये टेबल है, और आप इस टेबल के जरिए, एक्सक्यूज मी, आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। अगर आप ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट ए आर से लेते हैं तो साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा। इसी तरह अगर ए एक्स का ए थीटा से लेते हैं तो कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा, और अगर ए एक्स का आप ए फाई से लेते हैं तो माइनस साइन फाई आ जाएगा। तो लिहाजा आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो बड़े आराम के साथ आप इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपने करना क्या है, आपने बेसिकली तमाम जो कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए, तीनों कंपोनेंट्स अगर आप जब मालूम करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, हर कंपोनेंट के लिए आपने जिस वेक्टर को, फर्ज करें आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक वेक्टर है, ठीक है, और आप उसको जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो लिहाजा अब आपको क्या चाहिए, एक तो आपको वेक्टर चाहिए, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो आपके पास है। दूसरा आपने ये करना है कि बारी बारी जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आपने जाना है, उसके तीनों यूनिट वेक्टर्स के साथ, अलग-अलग तीनों यूनिट वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसका, उस पूरे वेक्टर का, रेक्टेंगुलर के सिस्टम के पूरे वेक्टर का। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो अंदर जाके डॉट प्रोडक्ट मजीद डिटेल में क्या करेगा, वो ए एक्स के साथ, ए वाई के साथ और ए जी के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएगा, और वो उनका आंसर क्या बनेगा वो ज़ाहिर है आपको यहाँ से पता चल जाएगा इस टेबल की मदद से। और वो वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह से आपके पास कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, आपके पास बेसिकली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो जो रेडियल कंपोनेंट है आर, उसकी ए आर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपके पास, यानी मैं कैपिटल ए आर की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से आपके पास ए थीटा वाली वैल्यू भी आ जाएगी और ए फाई वाली वैल्यू भी आ जाएगी। तो फिर वैल्यूज के साथ अगर आप ए आर और ए थीटा और यूनिट वेक्टर लिख देंगे तो आपका बेसिकली वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर बन जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए बहुत आसान जो एग्जांपल है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, 1.4 एग्जांपल है। और अगर आप इसमें देखें कि 1.4 एग्जांपल में पहले एक जी वेक्टर दिया गया है, एक जी वेक्टर फील्ड, बेसिकली ये फील्ड वेक्टर है, तो एक वेक्टर दिया गया है, और इसमें आसानी ये है कि इसमें सिर्फ ए एक्स कंपोनेंट है, ए वाई और जी कंपोनेंट मौजूद ही नहीं है, लिहाजा और आसानी हो जाएगी। तो ये आपके पास एक वेक्टर मौजूद है, और ये वेक्टर किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। अच्छा, अब हम किस में मूव होना चाहते हैं, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव होना चाहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स चाहिए। कौन से, एक हमें ये जी आर चाहिए, हमें जी थीटा चाहिए और जी फाई चाहिए। ये हमें तीनों कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट्स जो है वो इन तीनों कंपोनेंट्स का जो आंसर होगा, जी आर का जो आंसर होगा वो उसको ए आर के साथ लिख देंगे। इसी तरह जी थीटा वाले कंपोनेंट का जो जवाब होगा उसको ए थीटा के साथ लिख देंगे, और इसी तरह जी फाई वाले को इसी तरह ए फाई के साथ लिख देंगे। तो हमारे पास पूरा जी वेक्टर आ जाएगा जो बेसिकली एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर होगा। तो आप देखें कि करना क्या है, जी आर लेने के लिए आप पूरे जी वेक्टर को, पूरा वेक्टर है, याद रखें ये बोल्ड में है, पूरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए आर के साथ। तो ए आर के साथ पूरे वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ आपका बेसिकली प्रोडक्ट किसका बनेगा, बेसिकली इसमें ए एक्स है तो ए एक्स डॉट ए आर बनेगा। अब ए एक्स डॉट ए आर क्या है, ए एक्स डॉट ए आर है साइन थीटा कॉस फाई। तो लिहाजा आप देखें क्या यहाँ है साइन थीटा कॉस फाई, यस, साइन थीटा कॉस फाई, और एक्स जेड ओवर वाई साथ ऐसे लिख दिया है। तो देखें कितना आसान था। इसी तरह ए थीटा वाला भी डॉट प्रोडक्ट की जवाब देख लें, वो उसके साथ लिख लें, और इसी तरह ए जो यहाँ पे आता है तीसरा ए एक्स ए फाई, तो उसका भी देख लें, माइनस साइन थीटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए माइनस साइन फाई है, सॉरी, तो माइनस साइन फाई यहाँ लिख दिया है। तो अब जो तीनों के जो आंसर्स हैं ये आए, ये तीनों अगर आप यहाँ वैल्यूज इसके साथ इंसर्ट कर दें, आप देख सकते हैं बाद में इसमें क्या किया है कि आर कॉस थीटा कॉस फाई को कॉमन ले लिया। तो ये बड़ी आसान एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व करें आपको बेहतर समझ आएगी। और इसको मजीद पक्का करने के लिए ये ड्रिल प्रॉब्लम्स हैं, ये 1.7 और 1.8 ये ड्रिल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें, आपको यकीनी तौर पर इसमें मजीद मदद मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ वो कहा गया है कि एक ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, और फिर साथ में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको कहा गया है। तो आप ये ज़रूर करें, ये ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग वेक्टर टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट
तो इनको आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करें और अगर आपका आंसर इसके साथ मैच कर जाता है, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अगर नहीं करता या कोई मसला और होता है, तो आप मुझे इनबॉक्स में बताएँ, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।